चलो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की, ठीक है। अब प्लास्टिड्स जो है इसका ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इसमें होता है आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी झिल्ली, और होता है इनर मेम्ब्रेन मतलब आंतरिक झिल्ली। और उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिलवकीय अवकाश, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब चलो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे थाइलाकॉइड। और ये थाइलाकॉइड ना एक के ऊपर एक अरेंज होता है, स्टैक्स जैसा। जैसे किसी सिक्के को एक के ऊपर एक रखो तो वो जो सिक्का की जो अरेंजमेंट होती है ना उसे हम स्टैक्स कहते हैं। देखो स्टैक्स ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड को हम ग्रैनम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रैनम। ये देखो ग्रैनम, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि कुछ लाइट ग्रीन जैसा दिख रहा है ना थाइलाकॉइड के बीच में, उसे कहते हैं हम लैमेला, ठीक है। और थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस है उसे कहते हैं हम ल्यूमेन। अब इसी ल्यूमेन या इसी थाइलाकॉइड के अंदर ना क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और जो इसका एक्वस पार्ट होगा, जो इसका लिक्विड पार्ट होगा उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जैसे साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है, ठीक है, उसी तरह हमारे प्लास्टिड्स में हमारे इसमें स्ट्रोमा होता है। क्या होता है, स्ट्रोमा। तो क्या है लिखा कि ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है। अब जो हायर प्लांट्स होते हैं इसमें इसका शेप होता है स्पेरिकल मतलब गोलाकार, या ओवॉइड अंडाकार, या फिर डिस्कॉइड शेप का, है ना, थाली के आकार में पाया जाता है। और कुछ एल्गी में ये स्पाइरल दिखाई देता है या फिर कप शेप का दिखाई देता है। और इसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और इसमें ग्रेना होता है मतलब कि स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब जो हमारा प्लास्टिड्स है ना वो बेसिकली तीन टाइप्स का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो सेल का जो कलर आता है बेसिकली प्लास्टिड्स की वजह से आता है, क्योंकि प्लास्टिड्स में ना अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। अगर उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट हुआ मतलब क्लोरोफिल हुआ तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, जो जनरली क्लोरोप्लास्ट में देखा जाता है। फिर दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर ना पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड, जिसकी वजह से फ्रूट या फ्लावर या फिर कुछ ना पत्ते होते हैं उनका कलर कुछ ब्राउन या फिर कुछ येलो जैसा देखा जाता है। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, वो होता है नॉन पिगमेंटेड, मतलब उसमें कोई भी पिगमेंट वाला कंपोनेंट नहीं है, तो वो जनरली वाइट कलर का दिखाई देता है। तो काम क्या है इन प्लास्टिड्स का, फूड की मैन्युफैक्चरिंग और फूड का स्टोरेज, है ना। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो मतलब खाना बन रहा है, वहां पर खाना बन रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। और उसी खाने को फिर स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है प्लास्टिड्स के अंदर। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है प्लांट्स की प्लास्टिड्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे वैक्यूल्स की। मैंने आपको बताया है कि जो वैक्यूल्स है वो क्या है, एक बैग जैसा, एक सैक जैसा, ठीक। अब एनिमल्स में तो ये इस बैग में क्या करते हैं, वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। जो भी सेल का बेकार का सामान होता है वो इस बैग के अंदर भर दिया जाता है। लेकिन प्लांट सेल्स में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किए रखता है ये प्लांट्स में, वाटर बैलेंस किए रखता है, ठीक है। इसका स्टोरेज में भी काम है, ठीक है। अब जो ये प्लांट सेल्स में होता है ना 80 to 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो वैक्यूल ही कवर कर ले रहा है। जैसे आप देख रहे हैं सामने एक ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि 80% रीजन जो है वो वैक्यूल कवर कर चुका है ना। तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज ना काफी बड़ा होता है जबकि एनिमल सेल में छोटा होता है।
और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी ये प्ले करता है। ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है प्लांट सेल की, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा सेल कंपोनेंट है जो प्लांट का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, तो आप क्या बोलोगे? आप वो है वैक्यूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। तो मेरा क्वेश्चन है आज अभी के लिए आपके लिए कि ऐसे कौन से दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, जिनके पास अपना क्रोमोसोम है। तो बताइए, मैं बहुत बार आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ। आई होप कि आप लोग सब ये आंसर कर पाओ। तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अपना क्रोमोसोम है, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स को कहते हैं कि इनके पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक्स के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आगे क्या क्वेश्चन है आपके लिए? यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? अगर हमारा सेल किसी भी केमिकल या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अफेक्ट हो गया तो क्या होगा? नष्ट हो गया तो क्या होगा? अगर कोई भी सेल कंपोनेंट ही नष्ट हो गया तो क्या होगा? सेल अपना बेसिक फंक्शन नहीं कर पाएगा, सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, एक्सक्रिएशन नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? हमारी टिश्यू, हमारा ऑर्गन, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, है ना, जिसका सेल काम नहीं कर रहा, जिसके सेल कंपोनेंट काम नहीं कर रहे। हो सकता है वो इंडिविजुअल मर जाए, हो सकता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मर जाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना। लाइफ की हमारा पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी पूरी बिल्डिंग की हमारी पूरी बॉडी मतलब हमारी पूरी बिल्डिंग की नींव ही सेल पे टिकी है। इसलिए अगर उसका एक भी कंपोनेंट, एक भी पार्ट अपना काम नहीं करता या किसी तरह से वो इंजर्ड हो जाए या नष्ट हो जाए, ठीक है, तो पूरा का पूरा सेल अफेक्ट हो सकता है, पूरी वर्किंग अफेक्ट हो सकती है, पूरा टिश्यू अफेक्ट हो सकता है, ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है और इस तरह से पूरी की पूरी बॉडी अफेक्ट हो सकती है। चलो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्यों उसे सुसाइडल बैग कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम है। जब भी कोई चीज़ लाइसोसोम के अंदर आती है तो लाइसोसोम के एंजाइम्स क्या करते हैं? उसे डिग्रेड या डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना, उसे खा जाते हैं एक तरीके से। इसलिए लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। इसके अंदर जो एक बार गया वो वापस लौट के नहीं आता, वो मर जाता है। चलो अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। तो जो राइबोसोम है ना, वो साइट है, वो एक प्लेस है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अगर राइबोसोम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है तो क्या कहते हैं हम उसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कैसे होती है? अब जो हमारा राइबोसोम है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है mRNA, मैसेंजर RNA। जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कि कैसे हमारा सेल काम करेगा, कौन सी प्रोटीन बननी है, कौन सा एंजाइम बनना है, कैसे क्या चीज़ें होनी है। वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? जेनेटिक मटेरियल में। और वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले ना क्या होता है, जो DNA है हमारा वो RNA में कन्वर्ट किया जाता है, स्पेशली मैसेंजर RNA में। जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैसेंजर RNA रोल प्ले करेगा। ठीक है, RNA वैसे 3 तरीके का होता है, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है मेनली वो होता है मैसेंजर RNA, और राइबोसोम में वो पाया जाता है। ठीक
ठीक है। अब यही mRNA को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन में, ठीक है। तो राइबोसोम में ये mRNA पाया जाता है और इसका क्या रोल है, राइबोसोम जिसकी साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का, यही mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अब राइबोसोम के ना 2 यूनिट्स होते हैं, 2 इकाइयां होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। जो हमारा mRNA है ना, कुछ ऐसे थ्रेड जैसा, रस्सी जैसा होता है कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आके राइबोसोम उससे अटैच हुआ रहता है। तो इसका लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ते हैं और उस रस्सी पे आगे आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन की एक चेन बनती जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ऐसे प्रोटीन की एक चेन बनती जाती है। ये सारी चीज़ें ना आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे जब आप प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर राइबोसोम अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इसमें एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। क्या कहेंगे हम उसे, बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई। और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के वर्क के समय और काम करते हैं कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे और मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना कहाँ होता है, माफ करिएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, ठीक है। सेल का वो कौन सा साइट है, वो कौन सा रीजन है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो उसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होगा आंसर, राइबोसोम, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम्स की। सेंट्रोसोम्स जो होता है हमारा, उसके अंदर होता है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। क्या होता है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना अपने पास सामने, ये है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ सिलेंड्रिकल है, कुछ ऐसा है ना। तो ये जो रीजन है ना, ये सेंट्रियोल होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे फाइबर जैसा रीजन, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के 2 बैरल है ना, मतलब ये जो 2 सिलेंडर जैसे शेप वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी को बैरल शेप भी कहा गया है। तो ये मिलकर बनाता है सेंट्रोसोम। और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, तब क्या मैंने बताया था, क्रोमोसोम भी डिवाइड कर रहा होता है। तो क्रोमोसोम सही से डिवाइड करे, ये काम सुनिश्चित करने का होता है सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम ही सुनिश्चित करता है कि क्रोमोसोम सही से डिवाइड हो, ठीक है। तो क्या काम होगा, इसका काम होगा सेल डिवीजन के वक्त, कोशिका की विभाजन के लिए, मतलब सेल डिवीजन की प्रक्रिया में ये मदद करता है। चलो अब सेल डिवीजन की बात करते हैं। सेल डिवीजन पहले तो क्यों इम्पोर्टेंट है, जब भी हमारी ग्रोथ हो रही होती है तो सेल डिवाइड हो रहा होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनता है सेल्स, ठीक है। ग्रोथ में वो सेल डिवीजन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर सेल डिवीजन रुक गया तो ग्रोथ रुक गया। और अगर सेल डिवीजन ना अनवांटेड मतलब रिपीटेड है, मतलब एक के बाद एक हो जा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, तो वही जो टाइम होता है, वही जो सिचुएशन होता है, वो वही जो सेल्स होते हैं ना, वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इमॉर्टल हो जाते हैं। वो डिवाइड पे डिवाइड होते जाते हैं, तो अनवांटेड ग्रोथ होती जाती है। तो हमारी प्रॉपर सही ग्रोथ के लिए सही सेल डिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारी ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन का होना ज़रूरी है। अगर हमारी कोई सेल डेड या इंजर्ड हो गई, ठीक है, तो उन्हें रिप्लेस किया जाता है, उसके लिए भी सेल डिवीजन का होना ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मदर से आता है हमारा ओवम, और यहाँ पे जो मेल पार्टनर जो फादर है उनसे आता है स्पर्म सेल। वो दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं तो बनाते हैं क्या, गैमेट, ठीक है, युग्मक बनाते हैं। तो
इन सारे प्रोसेसेस के लिए सेल डिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी सेल डिवीजन होता है, पर होता है कैसे? बर्डिंग या फिजन से। जबकि यूकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस या मियोसिस से। अब माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में ना, पहली बात तो ये जो माइटोसिस होता है वो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है, वो हमारे सोमैटिक बॉडी सेल्स में होता है। नॉर्मल बॉडी सेल्स कहने का मतलब सेक्स सेल्स को हटा देंगे, मतलब जो गैमेटिक सेल्स हैं, स्पर्म और ओवम को हटा दें, तो बाकी की जो बॉडी सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। क्या कहते हैं? कहते हैं सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, और जो ये सेल होगा ना, इसे कहेंगे मदर सेल, इसे कहेंगे हम मदर सेल। और ये जो दो जो सेल्स बने हुए होते हैं उसे कहते हैं हम डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है सेल डिवीजन के बाद, जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो मदर और डॉटर सेल का सेम होगा। अगर मदर में 2n है तो डॉटर सेल्स में भी क्या होंगी? 2n ही होंगी, ठीक है। याद रखिएगा, माइटोसिस में जो मदर और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, ठीक है। चलिए, अब कैसे होता है ये सेल डिवीजन? देखिए, यहाँ पे हमारा एक सेल है जिसका क्रोमोसोम का नंबर क्या है? 2n। 2n कहने का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए कि किसी के अंदर क्रोमोसोम 23 है, तो हम उसका टोटल नंबर ऑफ, अगर वो 2n है मतलब वो डिप्लॉइड सेल है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 2n, मतलब कि 46। अगर n की वैल्यू 23 है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा क्या? 46, ठीक है। तो मतलब कि 2n है अगर उस सेल का क्रोमोसोम वैल्यू, तो उस सेल को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या कहेंगे? डिप्लॉइड सेल। तो मान लीजिए ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये एक सेल है। सेल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो एक स्टेज ऐसा आता है जिस स्टेज पे जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर 2n है तो जब डुप्लीकेशन के बाद कितना नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम का? 4n, ठीक है। अब देखो, ये सेल है, अब सेल डिवाइड करना शुरू कर रहा है। अब क्रोमोसोम पहले डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर होता है हमारा, ये देखो, ये जो रीजन है ना, यहाँ पर होता है सेंट्रोसोम। मैंने बताया था आपको कि जो सेंट्रोसोम है वही सुनिश्चित करता है कि सही तरीके से क्रोमोसोम का डिवीजन हो। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा? क्रोमोसोम्स को ना अलग अलग एंड पे, मतलब नॉर्थ एंड पे, साउथ एंड पे खींचता है इस तरह से। तो क्या होता है? क्रोमोसोम टूट जाता है, ठीक है, और डिवाइड हो जाता है। देखो तीसरे वाले में कैसे क्रोमोसोम टूट गया है और अपने अपने एंड पे पहुंच गया है, इस तरह से। दो क्रोमोसोम साउथ में आ गए, दो क्रोमोसोम नॉर्थ में आ गए, है ना। तो जब क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे एक सेल से कैसे दो सेल्स बन गए, है ना। और दोनों सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर है, जो डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर है, वो एग्जैक्टली मदर सेल जैसा है, मतलब कि 2n है ना। तो मदर का क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल के क्रोमोसोम नंबर जैसा ही होता है माइटोसिस में। और क्या कितना सेल्स बन रहा है? एक सेल से दो सेल बन रहा है। अब मियोसिस कैसा है? मियोसिस होता है सेक्स सेल्स में, मतलब कि गैमेटिक सेल्स में, मतलब कि स्पर्म सेल या फिर ओवम में, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें होता है 1 2 का 4, मतलब एक सेल से 4 सेल्स बन जाती हैं, 1 2 का 4 हो जाता है। और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अगर ये सेल का क्रोमोसोम का नंबर 2n है तो इन सब के क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है n, ठीक है। तो क्या हुआ? 1 2 का 4 हो गया, मतलब एक सेल से 4 सेल बन गए और क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड हो गया, ठीक है। और मियोसिस 2 स्टेज में होती है। कैसे? 2 स्टेज में। देखो, पहले स्टेज में क्या होता है, ये मान लो हमारा एक सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n है। अब सेल क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? 4n।
ठीक है। अब सेल हमारी डिवाइड की, तो जब डिवाइड की तो 2 सेल्स बन गए और क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हर एक में 2n है ना, देखो 2n हो गया। अब ये तो हुआ मियोसिस 1 का प्रोसेस। इसके बाद होता है मियोसिस 2, जहां पर ये जो सेल्स, 2 सेल्स जो बने हैं वो फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर ये 2 सेल्स 4 सेल्स बनाएंगे, मतलब हर एक सेल डिवाइड करेगा। अब सेल डिवाइड कर रहा है तो क्रोमोसोम भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये 2n था, अब क्या हो गया, अब हर एक के पास एक एक हो गया, मतलब क्रोमोसोम डिवाइड हो गया और क्या हो गया ना, क्रोमोसोम नंबर n हो गया, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो मदर सेल थी उसका क्रोमोसोम का नंबर क्या था, 2n, और जो अब डॉटर सेल्स बने हैं वो पहली बात तो 4 बने हैं और क्रोमोसोम का नंबर क्या है उनका, n, है ना। तो लोग जनरली, बच्चे जनरली ना कंफ्यूज हो जाते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। तो आप ध्यान रखना कि जो मियोसिस है उसमें 1 2 का 4 हो रहा है, वो सेक्स सेल्स में होता है और वो 2 स्टेजेस में होता है, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, जबकि माइटोसिस में वो नॉर्मल सेल्स में होते हैं, सोमैटिक सेल्स में होती हैं और क्रोमोसोम का जो नंबर है वो एग्जैक्टली सेम होता है मदर सेल के। मतलब अगर 2n की मदर सेल है तो डॉटर सेल भी 2n की होगी, ठीक है। और ठीक है, और जो हमारी डॉटर सेल्स है वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी, ठीक है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, मतलब इक्वल है ना उनके क्रोमोसोम का नंबर, तो इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस को रिडक्शनल कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर